Hello my dear students, welcome back once again on Vidya Bharati online classes. As you know, I Mr. Sanjay Kumar, your English teacher from Saraswati Shishu Vidya Mandir Inter College, Keshwapuri, Muzaffarnagar. Today we are going to discuss topic future indefinite tense. Future indefinite tense from translation section. You know students, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम ट्रांसलेशन सेक्शन. बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, वेयर डू वी यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट एंड हाउ डू वी यूज़ द रूल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टू अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज यू कैन लुक अ डेफिनेशन. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, you can see at white board, future indefinite tense is used to express an action that has not taken place yet but it will take place in the future. और इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं हम. future indefinite tense is used to express an action that will occur in future or happen in future. so students, हमने क्या सीखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होते हैं, वे वाक्य होते हैं जो आने वाले भविष्य में जिनके बारे में प्लानिंग, कार्य करने की प्लानिंग की जाती है या कार्य भविष्य में किया जाता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उन्हें कहते हैं. सो अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की. आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान. बच्चों, आपने देखा होगा किताबों में, सभी किताबों में लिखा होगा कि लिखा हुआ है कि इन वाक्यों के अंत में गा गेगी लगे होते हैं. नहीं, गागेगी नहीं, ऐसे तो रहा होगा उसमें भी गा लगा है, लास्ट में चुका होगा उसमें भी गा गेगी लगे नहीं. तो अब आप क्या सीखेंगे, ध्यान देंगे, आइडेंटिफिकेशन में कुछ नया सीखेंगे. इनमें सभी हिंदी वाक्यों के अंत में गागेगी आदि शब्द क्रिया से सटे हुए होते हैं. क्रिया यानी जैसे खाना तो खाएगी, पढ़ाना तो पढ़ाएगी, पढ़ाने की बिल्कुल गागेगी उसमें सटे हुए लगे हुए होंगे. जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर गागेगी आदि शब्द क्रिया से सटे हुए होते हैं, जैसे खेलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, जीतेंगे, पढ़ाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे इत्यादि. सो स्टूडेंट्स, यदि मैं बात करूं टेंस की, सेंटेंसेस के कितने भागों में बांट सकते हैं, तो उनके पार्ट्स कितने होते हैं, तो सबसे पहले हमारा पार्ट्स आता है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस आप देख सकते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के नियम. सबसे पहले आप ध्यान देंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रेडिशनल रूल्स होता था, अर्थात हमारा परंपरागत जो नियम होता था उसमें आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते थे. आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते थे और बाकी जितने भी हमारे थर्ड पर्सन या फिर सेकंड पर्सन या फिर अदर सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल जो भी होते थे उनके साथ विल लगाया करते थे. लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट मॉडर्न इंग्लिश स्टूडेंट्स, यदि बच्चों मैं अभी आधुनिक अंग्रेजी की बात करूं तो यहाँ हर जगह यानी विद ऑल सब्जेक्ट्स वी यूज़ ओनली विल. हम केवल सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं. लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगा, शैल इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन विल. शैल जो होता है वो विल की तुलना में अधिक पोलाइट और फॉर्मल होता है, इसलिए शैल का प्रयोग केवल हम फॉर्मल ऑब्लिगेशंस को व्यक्त करने के लिए करते हैं. टू एक्सप्रेस द फॉर्मल ऑब्लिगेशंस को यूज़ करने के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं. अन्यथा आज की मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अफर्मेटिव. सबसे पहले आप समझें अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस आर द सेंटेंस इन विच वी एक्सेप्ट थिंग्स, यानी स्वीकारात्मक वाक्य. इसकी हिंदी में बात बताऊँ आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिन वाक्यों में बात को स्वीकार किया जाता है, जिन वाक्यों में बात तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. आप देख सकते हैं जैसे कि पहले वाक्य में आज हम हिंदी पढ़ेंगे, तो इसमें हिंदी पढ़ने की बात को स्वीकार किया जा रहा है. आज हम हिंदी पढ़ेंगे. अभी मैंने बताया आपको कि मॉडर्न अंग्रेजी में सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ होने लगा है. यह नहीं है कि हम विल के साथ, आई के साथ या सेल के साथ, आई और वी के साथ सेल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन टू एक्सप्रेस फॉर्मल ऑब्लिगेशंस ओनली और ऑफिशियली वी यूज़ सेल. अदरवाइज एवरीवेयर वी यूज़ विल इन मॉडर्न इंग्लिश. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखेंगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे
स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल। ध्यान देंगे विल, मोस्टली वी यूज विल इन मॉडर्न इंग्लिश। सो एंड फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब कभी कभी किताबों में दे रखा है, यहाँ फिनिश कर देते हैं स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नहीं बच्चों, हर वाक्यों में ऑब्जेक्ट से वाक्य खत्म नहीं होता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है, आपको समझाया गया कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, और जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ कंप्लीमेंट होता है, और कंप्लीमेंट के फिर बाद फिर अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए पूरा स्ट्रक्चर हमारे बनेगा सब्जेक्ट, विल या सेल। सेल ऑन, वी यूज सेल ओनली फॉर फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, टू एक्सप्रेस फॉर्मल ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और फिर अदर वर्ड्स। तो ध्यान देंगे बच्चों। अब जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, पहला एग्जाम्पल, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे, नॉर्मली बात है, वी को, हमको वी कहते हैं, टाइम वर्ड लगा देंगे इसका, वी विल रीड हिंदी टुडे। वी विल रीड हिंदी टुडे, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। आज हम हिंदी, यानी हमने मन बना लिया कि हम हिंदी अवश्य पढ़ेंगे, तो वहाँ पर विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में वी यूज़ विल विद ऑल सब्जेक्ट्स नाउ ए डेज। सो स्टूडेंट्स, आप ऐसा नहीं कि अगर सेल लगा दे तो गलत हो जाएगा, नहीं। अगर हमारा सब्जेक्ट मोस्टली वी और आई है तो हम शैल भी लगा सकते हैं, वहाँ पर भी हमारा वाक्य गलत नहीं काटा जाएगा। लेकिन मोस्टली ध्यान रखें कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज़, विल का प्रचलन ज़्यादा है, तो इसलिए विल ही लगाएंगे। आज हम हिंदी पढ़ेंगे, वी विल रीड हिंदी टुडे। खिलाड़ी मैच खेलेंगे, द प्लेयर्स विल प्ले द मैच। वह एक कविता लिखेगी, वह को फेमिनाइन जेंडर सी और टाइम वर्ड लगा दिया विल। शी विल राइट अ पोएम। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई शैल, और या फिर आई विल टीच यू इंग्लिश। आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ हमने अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर किया। अफर्मेटिव, जैसे कि मैंने अभी आपको हाल ही में बताया है, वे वाक्य जिनमें हम तथ्यों को स्वीकार करते हैं अफर्मेटिव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सभी वाक्यों में बात को स्वीकार किया जा रहा है। और अब प्रैक्टिस में आए, अफर्मेटिव की प्रैक्टिस में आए। जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, तो बच्चों राम सिंगल सब्जेक्ट, राम है तो विल लगा देंगे, राम विल। और पढ़ने को रीड कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का कोई भी किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। तो राम पुस्तक पढ़ेगा, राम विल रीड द बुक। हम दिल्ली जाएंगे, वी विल गो टू दिल्ली। वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। और मैं अपने बड़ों का सम्मान करूँगा, आई विल देखो मैंने विल यूज़ किया है, तो विल हमें झंझट में नहीं पड़ना कि शैल या विल, ओनली विल। तो आई विल, क्योंकि वहाँ दृढ़ता दर्शाता है विल, इच्छा को, दृढ़ इच्छा को प्रकट करता है विल, इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में विल का प्रयोग होने लगा है। तो मैं अपने बड़ों का सम्मान करूँगा, आई विल रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। आई विल रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। चपरासी घंटी बजाएगा, द पियोन विल रिंग द बेल। द पियोन विल रिंग द बेल। यदि मैं अनदर एग्जाम्पल की बात, वर्षा होगी, इट विल रेन। आज वर्षा होगी, इट विल रेन टुडे। आज वर्षा जोर से होगी, इट विल रेन हैवीली टुडे। तो बच्चों, आपने क्या सीखा कि यदि हम अफर्मेटिव सेंस में वाक्यों की बात करें तो कुछ नहीं करना होता, सब्जेक्ट के बाद उसके बाद टाइम वर्ड लगाएं, विल या शैल, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वी यूज फर्स्ट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म टू चेंज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ओनली फर्स्ट फॉर्म। सो हमें बिल्कुल ईजी हो गया हमारे लिए कि हमें फर्स्ट फॉर्म सब जानते ही हैं। सेकंड थर्ड फॉर्म याद करने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जो मेहनत करता है उसके लिए सब आसान हो जाता है। तो बच्चों, आपने अभी अफर्मेटिव सेंस देखा है, तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसको कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप क्या सीख रहे हैं कि सभी अफर्मेटिव वाक्यों में हम सभी कर्ताओं के साथ मोस्टली विल का प्रयोग करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, और फॉर्मल ऑब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस टू फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, हम शैल का प्रयोग करते हैं। आज भी करना होता है। मान लीजिए सपोज, और कोई ऑफर आए, ऑफर को शो करना हो, दिखाना हो, ऑफर एक्सप्रेस करना हो, और या फिर प्रॉमिस करना हो, या फिर सजेशन करना हो, तो वहाँ पर भी हम शैल का ही प्रयोग करते हैं। शैल से ही हम जो है एक्सप्रेस करते हैं, शैल से ही। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देंगे। अब हम
ये मैंने आपको स्पष्ट किया कि शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में तो हर जगह विल करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट इसका निगेटिव होता है। क्या करते हैं, निगेटिव। तो ध्यान देंगे निगेटिव में क्या करते हैं बच्चों, तो बच्चों ध्यान देंगे आप सभी, निगेटिव की जब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, निगेटिव सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आप सबसे पहले समझेंगे निगेटिव सेंटेंस होता क्या है। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी वे वाक्य, द सेंटेंसेस इन विच वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी थिंग्स और फैक्ट, यानी वे वाक्य जिनमें हम बातों को और तथ्यों को स्वीकार नहीं करते हैं, आर कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। तो वे सभी वाक्य निगेटिव कहलाते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों, जिन वाक्यों में बात को स्वीकार नहीं किया जाता है, एक बार फिर सुनेंगे, जिन वाक्यों में बात को स्वीकार नहीं किया जाता है वे सब निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं और राइट डाउन अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आपको पता ही है, वाक्य में जो मुख्य करने वाला कार्य को करने वाला होता है या जिसके बारे में मुख्य रूप से बात की जाती है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपको बताया गया कि विल लगाते ही हैं, विल तो लगाना ही होता है, विद ऑल सब्जेक्ट वी यूज विल, है ना। लेकिन इसके अलावा हम शैल का भी प्रयोग करते हैं कहीं कहीं पर, जो जहाँ पर आवश्यक हो जाता है शैल का प्रयोग, टू एक्सप्रेस फॉर्मल ऑब्लिगेशंस और प्रॉमिस, ऑफर एंड सजेशन ईटीसी। तो वहाँ हम शैल का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करना होता है, अब हमारा वाक्य निगेटिव है, हम बनाने जा रहे हैं निगेटिव। तो निगेटिव के लिए बच्चों आपको करना क्या है, ध्यान दें, यदि वाक्य में नहीं आ रहा है तो नोट लगा देंगे, नॉट, यानी क्या बन गया, सब्जेक्ट विल या शैल नॉट। और यदि वाक्य में कभी नहीं आ रहा है, ध्यान देंगे कभी नहीं, इसी के साथ हम इसी के साथ जोड़ देंगे इसको, तो फिर NEVER, नेवर। कभी नहीं है तो नेवर, और नहीं है तो कभी नहीं, और केवल नहीं है तो नोट लगा देंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, नहीं आ रहा है तो नॉट, और कभी नहीं तो नेवर। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस या फिर नेवर, और फिर ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैंने अभी बता दिया था, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट, ऑब्लिक में लाएंगे कंप्लीमेंट, और फिर अदर प्लस अदर वर्ड। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। स्ट्रक्चर आप उतार सकते हैं बच्चों, राइट डाउन द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल या शैल, और नहीं नोट है तो नहीं है तो नोट लगाएंगे, और कभी नहीं है तो नेवर, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और फिर आपका अदर वर्ड्स। अब आप देख सकते हैं वाक्य एग्जाम्पल, आज मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आज मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, तो ध्यान देंगे इसे दो तरह से लिख सकते हैं। अगर हम ये जो आज आया एडवर्ब है इसको हम ऐसे टुडे भी लिख सकते हैं, टुडे, TODAY, फिर हमें एक कॉमे की आवश्यकता पड़ेगी, टुडे, और इसको वे में बोलें टुडे, एकदम फ्रिंकली क्विकली वे में बोलेंगे, टुडे तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट TEACH टीच यू हिंदी जैसे आप जानते हैं हिंदी प्रॉपर नाउन होती है तो एच बड़ा बनेगा, तो ये फुल स्टॉप, यस, टुडे आई विल नॉट टीच यू हिंदी। या फिर इस वाले वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई विल नॉट टीच यू हिंदी टुडे, लास्ट में भी इसको टुडे को लास्ट में ले जाए, फिर हमें कॉमे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसे अगर हम टुडे को शुरू में लिखना है तो फिर कॉमे की आवश्यकता पड़ेगी, टुडे, क्योंकि हम रुक रहे हैं यहाँ, टुडे आई विल नॉट टीच यू हिंदी। और यदि हमें टुडे को लास्ट में ले जाना है तो फिर फ्रीली उसको एक साथ बोलेंगे, एक वे में बोलेंगे, आई विल नॉट टीच यू हिंदी टुडे। तो ध्यान देंगे जब हमें
शुरू में रखना हो तो हमें थोड़ा विराम लेना होता है कॉमे को दर्शाने के लिए बोल स्पीकिंग में, और अगर हम टुडे को लास्ट में ले जाना है तो हमें विराम की आवश्यकता नहीं होती है, पूरे सेंटेंस को एक साथ एक ही वे में बोलना होता है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब दूसरा वाक्य देखेंगे, वह अपने गांव कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो ध्यान देंगे, वह अपने गांव कभी नहीं जाएगा, तो ही, वह को ही कहते हैं बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर है, तो ही आप आगे बोलो क्या लगाएंगे, यस विल, ठीक है। और कभी नहीं, देखो अब यहाँ वाक्य में आया कभी नहीं, इस जस्ट ऊपर वाले पहले वाले वाक्य में नहीं आया था, नहीं के लिए हमने विल के बाद नॉट लगा दिया था, ध्यान देंगे। और कभी नहीं के लिए जैसा आपको स्ट्रक्चर में बताया गया है तो क्या लगा देंगे बच्चों, यस, सभी बच्चे हाँ यस, नेवर लगा देंगे। तो ही विल नेवर, ही विल NEVER, ही विल नेवर, वह अपने गांव कभी नहीं जाएगा, ही विल नेवर। और जाने को गो कहते हैं, आपको बताया गया है जैसे कि फर्स्ट फॉर्म लगती है इन वाक्यों में, फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल बहुत नो डाउट, नो हेजिटेशन, फर्स्ट फॉर्म सभी जानते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म का याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको भी जो बच्चे मेहनती होते हैं वे कर लेते हैं। तो ही विल नेवर गो, और कहाँ पर, टू हिज, अपने के लिए, पॉसेसिव केस हिज, तो वह अपने गांव कभी नहीं जाएगा, ही विल नेवर गो टू हिज विलेज, VILLAGE। अब बताइए ये, तो ध्यान देंगे, अभी अगला वाक्य आप देख सकते हैं, खिलाड़ी आज मैदान में मैच नहीं खेलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको बनाइए वाक्य को अपने आप, नहीं आ रहा बिल्कुल इजी वाक्य है, खिलाड़ी आज मैदान में मैच नहीं खेलेंगे। तो ध्यान देंगे, द प्लेयर्स, द PLAYERS, द प्लेयर्स, आगे ध्यान दो कुछ झंझट ही नहीं है, विल लगा दो, फिर नॉट लगा दो, विल नॉट, खेलने को प्ले कहते हैं, प्ले लगा दो, द प्लेयर्स विल नॉट प्ले अ मैच, MATCH, अ मैच, और कहाँ पर नहीं खेलेंगे, मैदान में, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, और इसमें दिया है आज, तो टुडे लगा देंगे, टुडे, TODAY। तो स्टूडेंट्स आपने क्या सीखा कि यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो नेवर का यूज करेंगे विल या शैल के साथ, और नहीं आए तो केवल नॉट का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब ये क्लियर होगा निगेटिव सेंटेंस आपका। निगेटिव सेंटेंस के बाद फिर आपका एक और बचता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन और 2 पार्ट्स। फर्स्ट यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड सेकंड डबल इंट्रोगेटिव, अर्थात WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान देंगे, मैं समझता हूं कि आपको अफर्मेटिव इस वाक्य समझ में आ गया होगा, और उसके बाद निगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार आपको ये एग्जाम्पल के अनुसार ये निगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव को समझने के लिए थोड़ा आप वेट करेंगे और अभी समझने की कोशिश करेंगे, मैं भी समझाता हूँ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। इंट्रोगेटिव, लेकिन बात आती है कौन सा इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव मैं थोड़ा समझा देता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर फर्स्ट होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, और दूसरा होता है टाइप, वाई टाइप इंट्रोगेटिव। तो आप बच्चों ध्यान देंगे, अब पहले इनको समझेंगे आप।
इनको समझेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होता क्या है और डबल इंट्रोगेटिव या वाई टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है। सबसे पहले ध्यान देंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। बच्चों यस नो टाइप इंट्रोगेटिव वे वाक्य होते हैं जिनमें यदि हम हिंदी की बात करें तो सभी हिंदी के वाक्यों में क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है और उनका उत्तर हमेशा इंग्लिश में हाँ या ना में मिलता है, अर्थात यस या नो में मिलता है। यदि इंग्लिश में इनकी आइडेंटिफाई करनी है तो इंग्लिश में यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे इनमें जितने भी हमारे वर्ब्स होती हैं, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब्स हो या मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हो, ये हमेशा वाक्य के सबसे शुरू में रखी जाती हैं। ध्यान देंगे जैसे आप टू बी की वर्ब ले लो, इज, एम, आर, वाज वर्ब, ठीक है, और या फिर हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट, टू, मस्ट, जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं वो सब वाक्य की सबसे शुरू में रखी जाती है। यदि मैं अंग्रेजी वाक्यों की बात करूं, अंग्रेजी वाक्यों में सबसे शुरू में और फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है और इनका उत्तर हमेशा हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि आप घर पर पढ़ाई करते हो, तो देखो यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप हाँ कहेंगे, नहीं करते हैं तो आप ना कहेंगे। तो इसलिए बच्चों आपका उत्तर ऑटोमेटिकली हाँ या ना में ही आएगा। आप अपने आप से अपने दोस्तों से प्रश्न करो क्या लगाकर वाक्य के शुरू में, क्या हमेशा उसका उत्तर हाँ या ना में ही आना होता है। इसीलिए दीज ऑल सेंटेंसेस आर कॉल्ड यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं सेकंड की, वाई टाइप इंट्रोगेटिव। वाई टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, आप ध्यान दिए। वाई टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं, यदि मैं अंग्रेजी वाक्यों की बात करूं तो जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है उनसे ठीक जस्ट पहले, उन सब अर्थात वाक्य के सबसे शुरू में, यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले ही हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, etc। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वे सब शुरू में लगे रहते हैं और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा रहता है। तो स्टूडेंट्स, और इनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, इनका उत्तर एक्सप्लेन करके दिया जा सकता। जैसे मैंने कहा तुम कहाँ खेलते हो, तो आप बताएंगे सर मैं वहाँ जो मेरे स्कूल के बराबर में एक मैदान है मैं वहाँ खेलता हूँ, हाँ या ना में तो उत्तर आ ही नहीं सकता। तो इसलिए डबल इंट्रोगेटिव में हमें एक्सप्लेन करके उत्तर देना होता है। इसलिए बच्चों अब आप समझेंगे सबसे पहला फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या करना होता है, बहुत आसान। जो हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा था उसको सीख ले, उसमें जो दूसरे स्थान पर चीज़ है उसको फर्स्ट स्थान में, यानी 1 2 चेंज इनटू 2 1 और डॉट 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 सेम लग कर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, दूसरे स्थान पर विल या सेल था तो शुरू में लिया हो विल या सेल प्लस अब लिया सब्जेक्ट, उल्टा हो गया, बस सब्जेक्ट इधर था ये इधर आ गया और टाइम वर्ड इधर था तो ये इधर आ गया, और कुछ नहीं करना। प्लस मेन वर्ब एम वी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स एम फॉर मेन, वी फॉर वर्ब, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, और प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्लिक में लाओ कंप्लीमेंट भी। ऐसे नहीं कि हर वाक्यों में ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट भी हो सकता है, तो कंप्लीमेंट और प्लस अदर वर्ड, ओ टी से ही कर देंगे हम, ओ टी एच ई आर अदर, WORDS अदर वर्ड्स, और प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है इनमें जरूर, क्वेश्चन मार्क के बिना ये वाक्य अधूरे रहते हैं। आप देख सकते हैं वाक्य जैसे क्या तुम मेरी मदद करोगे, अब देखो क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखो हिंदी वाक्य के शुरू में बच्चों जैसे मैंने बताया था आपको क्या आ गया, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब इसका अगर उत्तर चाहिए आपको, यदि आपके मन में है कि मदद करनी है करोगे तो यस कहोगे, हाँ यस, और नहीं करोगे तो नो कहोगे। तो इनके उत्तर हमेशा यस या नो में मिलते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो अब इसको अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर द रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले विल लगा देंगे बेटा, जैसे स्ट्रक्चर में दिया विल, और उसके बाद सब्जेक्ट विल यू, उसके बाद मेन वर्ब हेल्प, विल यू हेल्प, विल यू हेल्प, और ऑब्जेक्ट आया इसमें मी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद लगाया जाता है। बच्चे जब एक्टिव से पैसिव बनाने जाते हैं तो क्या करते हैं कि इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, नहीं, गलत होता है। हमेशा अगर ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है तो क्या या किसको का प्रश्न लगा कर करते हैं, और बस एक मेन चीज होती है कि जो मेन वर्ब हमारी होती है उसके जस्ट आगे आने वाला जो वर्ड होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो ही तरह के होते हैं। तो विल यू हेल्प मी, दूसरा वाक्य दे सकते हैं आप, क्या वे तुम्हें
अंग्रेजी पढ़ाएंगे? क्वेश्चन मार्क, क्या वे तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे? तो बच्चों क्या करेंगे, विल लगा देंगे, आपको विल बताया मैंने, विल और वे सब्जेक्ट है दे लगा देंगे, विल दे टीच, टीच मीन्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, TEACH टीच, यू हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो विल दे टीच यू इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाएंगे, विल दे टीच यू इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। अब तीसरा वाक्य देखेंगे, क्या अध्यापक कक्षा में, क्या अध्यापक कक्षा में कविता लिखेगा? तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे बच्चों, क्या अध्यापक कक्षा में कविता लिखेगा? तो ध्यान देंगे, विल लगा देंगे, विल द टीचर, विल द TEACHER टीचर राइट अ पोएम इन द क्लास? क्वेश्चन मार्क इन द क्लास। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब आपने क्या सीखा? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव क्लियर हो गया होगा। क्या सभी हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या लगा रहता है बच्चों, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, और इनका उत्तर हमेशा हाँ या ना में मिलता है। दूसरा, विल यू हेल्प मी, जैसे आप अंग्रेजी में देख पा रहे हैं, तो अंग्रेजी में केवल हमें टाइम वर्ड को शुरू में लगाना होता है, और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये होते हैं हमारे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। पहले आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, देख सकते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चों ध्यान देंगे, बस जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, यानी मैंने जैसे आपको बताया था विल या शैल से पहले हम क्या कर देंगे, आप देख सकते हैं बहुत इजी है। वाई टाइप सेंटेंसेस, वाई टाइप सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर में बहुत आसान, जैसे कि आपको समझाया गया अभी। सबसे पहले हम इससे पहले बस क्वेश्चन वर्ड जो भी हमारे आते हैं, है ना, क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, और यानी टाइम वर्ड से पहले, विल या शैल से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या हो सकते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मैनी, हु, हुज, हुम, है ना, हाउ मच, ETC। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से कोई एक, या फिर अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है, हर हाल में लगाना ही होता है, टू शो इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव शो करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना ही होता है। अब आप देख सकते हैं इन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या नहीं लगता है, इनके बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं। ध्यान देंगे कैसे, जैसे तुम शाम को कहाँ जाओगे? ये देखो क्वेश्चन मार्क लग गया, तुम शाम को कहाँ जाओगे। तो अब बन जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे भी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे, कहाँ। क्या लगाया, तो कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर, WHERE, वेयर। अब टाइम वर्ड लगा देंगे, विल लगाना है, आपको पता ही है अधिक मोस्टली विल का यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो वेयर, विल, और तुम, तो वेयर विल सब्जेक्ट लगा देंगे, यू, वेयर विल यू गो। तुम शाम को कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो इन द इवनिंग, इन द EVENING, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बिना वाक्य बिल्कुल अधूरा रहता है। नंबर बच्चों को भी नंबर इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क्स लगाना भूल जाते हैं। दूसरा वाक्य देख सकते हैं, आज तुम्हें कौन पढ़ाएगा। तो बच्चों ध्यान देंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। देखो कौन आ गया,
वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया, इसलिए वाई टाइप इंट्रोगेटिव हुआ। आज तुम्हें कौन पढ़ाएगा, कौन को क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। WHO, हूँ और विल, हूँ विल टीच, TEACH, टीच यू। और आज भी है तो आज के लिए टुडे, TODAY और क्वेश्चन मार्क, तो हु विल टीच यू टुडे। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वे कहाँ सोएंगे, वे कहाँ सोएंगे, तो ध्यान देंगे कहाँ के लिए वेयर लगाएंगे, WHERE, वेयर क्वेश्चन वर्ड आ गया सबसे पहले, और फिर टाइम वर्ड लगाएंगे बच्चों फ्यूचर का, विल, वेयर विल दे, सब्जेक्ट लगा देंगे, वेयर विल दे स्लीप, SLEEP, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क, वे कहाँ सोएंगे, वेयर विल दे स्लीप। तो स्टूडेंट्स आज आपने क्या सीखा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टॉपिक क्लियर किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी सभी समझ में आ गया होगा। आपने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा, नेगेटिव सीखा और इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सीखे और डबल इंट्रोगेटिव सीखे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, हम मोस्टली शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे, टू शो फॉर्मल ऑब्लिगेशंस एंड ऑफिशियली वी यूज शैल इन मॉडर्न इंग्लिश, otherwise we use with all subjects will nowadays. So students, the point to pay attention, we use will as time word in future indefinite tense. So students, I will stop here the topic and I will come back with the other topic to in just in front of you all students next time. Thank you so very much. I stop here. Okay.